हाँ जी। जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा लीगल एप्टीट्यूड चल रहा है और अभी तक हम लोग लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर चुके हैं, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 4, जो कि आपका है कंपनी लॉ, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। ठीक है, ऑलरेडी 15 क्लासेस हो चुकी है लीगल एप्टीट्यूड की, ये 16th क्लास है। जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि हम लोग सारी वीडियोस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिसका नाम है दीप ज्ञान क्लासेस। नोट्स के लिए, पीपीटीज के लिए, एमसीक्यूज के लिए जो भी हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, और कनेक्टेड रहने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड होना पड़ेगा, राइट। तो जी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपकी स्क्रीन पर है उसके ऊपर आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कीजिए कि आप हमारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं। हमारे इस नंबर को दीप ज्ञान क्लासेस के नाम से ऐड कीजिए अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, और हमें एक बार रिक्वेस्ट सेंड कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर कि आप CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे, जो भी हम नोट्स, जो भी MCQs, जो भी PPTs हम प्रोवाइड करेंगे, वो सब हम ब्रॉडकास्ट करेंगे अपने स्टूडेंट्स को जो कि उस लिस्ट का पार्ट होंगे। ठीक है जी, आ जाइए जी। कंपनी लॉ या एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी वर्ड ऐसा तो नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, आपने ऑलरेडी कंपनी वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा। इनफैक्ट कितनी सारी कंपनीज के बारे में तो आप जानते हैं, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, मारुति है, राइट। लेकिन इसका स्ट्रक्चर पता नहीं अभी आपके माइंड में क्लियर है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर अपने माइंड में क्लियर करेंगे कि क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है एक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मुझे बिजनेस करना है तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि मैं एज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है? कहता है जी वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी का मतलब कहता है जी मैं ही ओनर हूँ और मेरा ही सारा प्रॉफिट है, मैं ही डिसीजंस लूँगा, मैं ही ये डिसाइड करूँगा कि बिजनेस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट भी मेरा होगा, रिस्क भी मेरा होगा, लॉस भी मेरा होगा, लायबिलिटी भी मेरी होगी, इन्वेस्टमेंट भी मेरी होगी, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि हम लोग दुकान खोलकर बैठते हैं। अगर मैं कोई दुकान खोलकर बैठूंगा तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, वो सब कहाँ से आएगी? मेरी जेब से लगेगी। मान के चलिए दुकान खोलने के लिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ है। तो भैया मैं उधार लूँगा, अपनी फैमिली मेम्बर से उधार लूँगा, अपने फ्रेंड से लूँगा, नॉन से लूँगा। अगर नहीं मिल पाया तो मैं बैंक से उधार लूँगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लूँगा। अल्टीमेटली चाहे मैं अपनी जेब से पैसा लगा रहा हूँ या मैं उधार लेकर पैसा लगा रहा हूँ, पैसा कौन लगा रहा है? मैं लगा रहा हूँ। अगर मैं एक सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, दुकान खोलकर बैठूं तो, राइट। तो जी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, कहता है जी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड क्यों है भाई? कितना पैसा एक इंसान खुद अपनी जेब से लगा सकता है या उधार लेकर लगा सकता है? लिमिटेड अमाउंट ही लगा सकता है। तो जी बट ऑब्वियस सी बात है, काम छोटा ही रहेगा। दूसरी बात, अगर मैं ही ओनर हूं, मुझे ही रिस्क लेना है भाई। 1 लाख रुपए जो मैं लगा रहा हूँ, 50,000 रुपये मेरे अपने हैं, 50,000 रुपये मैं उधार लेकर लगा रहा हूँ, सारा रिस्क किसका है? मेरा है। काम चला तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो भैया पैसा किसका डूबेगा? मेरा डूबेगा। अब जी काम करते करते 1 लाख रुपए तो मैंने अपनी कैपिटल लगाई थी, उसके अलावा 3 लाख रुपए का और मैंने उधार में सामान लिया था दुकान चलाने के लिए। टोटल मिलाकर 4 लाख रुपए की मान के चल रहा हूँ जी मैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब किसी कारण लॉस हो जाता है। कितने का लॉस हो गया? कहता है जी 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। मतलब रह क्या गया? सिर्फ 1 लाख रुपए रह गए। अब जो 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है, किसका लॉस हुआ है? कहता है जी जो ओनर है उसका लॉस हुआ है, उसे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। क्या दुकान में सामान है इतने
रुपए का। कहता है जी कोई मतलब नहीं है, दुकान में सामान हो या ना हो, किसे उधार दिया था किसे नहीं दिया था कोई मतलब नहीं है भैया। ये लॉस किसका है? पर्सनल है। किसका? ओनर का। तो रिस्क किसका है? कहता है जी 100% ओनर का। तो अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है रिस्क की। जितना काम बढ़ाते जाओगे उतना रिस्क बढ़ता जाएगा। नुकसान हो गया तो पैसा अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा। ठीक है जी। लाइबिलिटी कहता है जी अनलिमिटेड, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड। क्यों? कहता है जितना भी आप काम बढ़ाते जा रहे हो, उधार लेते जा रहे हो, सब लाइबिलिटी आपके ऊपर चढ़ रही है। अब 1 लाख रुपए का सामान रह गया दुकान में, देनदारी लेट से 50,000 रुपये मेरे थे ना इसके अंदर, तो देनदारी कितनी है? 3.5 लाख की। 1 लाख रुपए का चलो सामान है, वो घटा देता हूँ, तब भी कितने की देनदारी रहेगी? 2.5 लाख की। भैया ये 2.5 लाख रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे, चाहे मुझे अपना घर बेचना पड़े, चाहे मुझे अपनी पर्सनल एसेट्स बेचनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये 2.5 लाख रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह सकता भाई काम नहीं चला मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से दूँ पैसे। कहता है जो आपको ये पैसा उधार दिया जा रहा है, जो यहाँ 50,000 रुपये आपने उधार लिया था, उनको इस चीज़ से क्या मतलब है कि आपका काम चलेगा नहीं चलेगा, आपका कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। उन्होंने तो आपको उधार दिया था पैसा, उनका पैसा उनको वापस चाहिए, टाइम पर पैसा भी वापस चाहिए और टाइम पर इंटरेस्ट भी वापस चाहिए। अगर नहीं दिया तो वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट कहेगी भैया चाहे अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके, अपने हाउस को सेल करके, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा दो, ये पैसा तो आपको देना पड़ेगा। राइट। इसका मतलब कहता है जी क्रेडिटर्स का कोई मतलब नहीं है आपके बिजनेस से। 100% रिस्क है, रिस्क आपका है, 100% लाइबिलिटी आपकी है। क्रेडिटर कहता है जी नॉट कंसर्न्ड विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, नॉट कंसर्न्ड विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस है भैया, सक्सेसफुल रहे तो आपका, नहीं सक्सेसफुल रहे तो आपका। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो मेरे पास फंड्स भी लिमिटेड है, मेरा रिस्क अनलिमिटेड है, मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, किसी को मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो मेरा, लॉस होगा तो मेरा। कहता है जी प्रॉफिट होगा तो भी 100% मेरा, लॉस होगा तो भी 100% मेरा, कोई साझेदार नहीं है। और जहाँ तक बात है डिसीजन मेकिंग की, कहता है वो भी 100% आपके। अब जी डिसीजन मेकिंग भी 100% मेरी, मतलब मैनेजमेंट भी 100% मेरी है। तो यार दुकान ही तो है, कितना टाइम दे सकता हूँ, घर को भी टाइम देना है, सोशल रिलेशंस भी मेंटेन रखने हैं, फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशंस मेंटेन रखने हैं। काम को कितना टाइम दे सकता हूँ? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 आवर्स, 12 आवर्स, इतना। उसके अलावा फैमिली भी देखनी है, सोसाइटी भी देखनी है, फ्रेंड्स भी देखने हैं, सब कुछ देखने हैं। राइट। तो कहता है जी यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो भी लिमिटेड है, एक लेवल तक ही ग्रो किया जा सकता है, उससे ऊपर ग्रो नहीं किया जा सकता। अब जी मैं थोड़ा सा काम बड़े लेवल पे करना चाहता हूं, तो मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? कहता है जी 2 या मोर पार्टनर्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है। अब जी पार्टनरशिप के केस में एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। मान के चलिए 2 दोस्त है, एक है आलू और एक है कचालू। ये दोनों दोस्त थे, इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में काम शुरू कर दिया। ठीक। तो दोनों ने क्या बनाई? कहता है जी पार्टनरशिप। तो लोगों की नज़रों में ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो क्या है? कहता है बोथ कैन टेक बिजनेस डिसीजंस। सबसे पहली चीज़, दोनों ही बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। बोथ हैव राइट टू पार्टिसिपेट इनटू बिजनेस। ठीक है।
कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कालू को काम करना आलू को काम करना आता है या नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता कचालू को काम करना आता है या नहीं आता। ऐसा होता है ना कि आलू के पास पैसे बहुत ज़्यादा थे पर कचालू के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, तो दोनों ने मिलकर काम शुरू कर लिया पार्टनरशिप में, राइट। अब लोगों की नज़रों में तो दोनों ही काम कर रहे हैं ना, तो चाहे आलू को सामान परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना आता है या नहीं आता, लेकिन आलू भी डिसीजन ले सकता है, कचालू भी डिसीजन ले सकता है, राइट। चाहे वो डिसीजन पार्टनरशिप के फेवर में हो या नहीं हो। दूसरी चीज क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। कहता है लोगों की नजरों में आलू इज द एजेंट ऑफ कचालू। आलू इज एजेंट ऑफ कचालू। मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आलू जो भी डिसीजन लेगा पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, वो डिसीजन कचालू के ऊपर एप्लीकेबल है। मान के चला जाएगा मिलजुल के इन्होंने डिसीजन लिया, चाहे आपस में इनकी कंसेंट थी या नहीं थी। और सिमिलरली कहता है जी कचालू इज द एजेंट ऑफ आलू। क्यों? कचालू जो डिसीजन लेगा मान के चला जाएगा मिलजुल के डिसीजन लिया होगा, चाहे आलू की कंसेंट थी या नहीं थी। इसका मतलब कहता है जी आलू का जो डिसीजन है कचालू को बाउंड करेगा, कचालू का जो डिसीजन है आलू को बाउंड करेगा। ये दोनों एक दूसरे के एजेंट भी कहलाएंगे और दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी कहलाएंगे। आलू कचालू का एजेंट भी कहलाएगा, आलू कचालू का प्रिंसिपल भी कहलाएगा, राइट। जब आलू डिसीजन ले रहा है तो मान के चला जाएगा कि आलू इज द एजेंट ऑफ कचालू। जब कचालू डिसीजन ले रहा है तो मान के चला जाएगा कि भैया कचालू इज द एजेंट ऑफ आलू। इसका मतलब यहां पर आलू क्या हो गया? प्रिंसिपल। ठीक है, पूरा लिखने की बजाय पी से डिनोट कर लेते हैं। और यहां पर आलू क्या हो गया? कहता है जी एजेंट। यहां पर कचालू क्या हो गया? प्रिंसिपल, क्योंकि कचालू के ब्याह पर आलू डिसीजन ले रहा है। तो कुल मिला के बात क्या है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एवरी पार्टनर इज द एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर। जो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, इस कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट, तब भी आपको ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? कहता है जी इन दोनों ने मिलजुल के डिसाइड किया था कि हम लोग मिलके काम करेंगे, तो इन्होंने म्यूचुअली एग्री किया था कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं, हम दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल हैं, हम दोनों एक दूसरे के बिहाफ पर डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टनरशिप। ऐसा नहीं घर के डिसीजन नहीं ले सकते एक दूसरे के बिहाफ पर, बिजनेस डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप। कहीं सोचो चल ठीक है सामने वाले के साथ पार्टनरशिप करते हैं, फिर उसकी वाइफ को कौन सी मूवी दिखानी है डिसीजन मैं लूँगा। पर्सनल डिसीजन नहीं ले सकते, विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप डिसीजन ले सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और लोगों की नज़रों में दोनों क्या है? एक। लोगों की नज़रों में ये दोनों एक है, लेकिन लोग की नज़रों में दोनों एक नहीं है। लोग की नज़रों में पार्टनरशिप कहता है इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर्स, दैट्स ऑल। पार्टनरशिप क्या है? कहता है दो या दो से ज्यादा लोग मिले उसे पार्टनरशिप कह देते हैं। अदरवाइज कहता है ये भी पर्सनली लायबल है पार्टनरशिप के ब्याह पर, और कचालू भी पर्सनली लायबल है पार्टनरशिप के ब्याह पर। तो सबसे पहली दिक्कत तो क्या है? कहता है लोग की नज़रों में हम जैसे यहाँ पर कहते हैं कि दुकान खोली जी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, हमने कहा कि क्या लीगल एग्जिस्टेंस है दुकान की? हमने कहा जी दुकान की क्या लीगल एग्जिस्टेंस है? द आंसर इज नो। लो कहता है भैया ओनर में और दुकान में कोई फर्क नहीं है। हम दुकान को जानते नहीं, हम किसको जानते हैं? ओनर को। उधार किसको मिला है? ओनर को। लाइबिलिटी किसकी है? ओनर की। प्रॉफिट किसका है? ओनर का। लॉस किसका है? ओनर का, राइट। इसी तरह पार्टनरशिप के केस में कहता है जी कोई लीगल एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप की? द आंसर इज नो। लो कहता है हम पार्टनरशिप को जानते नहीं, हम तो पार्टनर्स को जानते हैं। उधार किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को मिल रहा है। लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर्स की है। लॉस पार्टनर्स का, प्रॉफिट पार्टनर्स का। लो कहता है कि भैया इवन पार्टनरशिप के केस में भी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। हमारी नज़रों में पार्टनरशिप इज नथिंग
बट द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टनर्स, दैट्स ऑल। कुछ लोग मिले, साथ मिलके काम करना शुरू कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। अगर म्यूचुअल एजेंसी है तो हम मानेंगे कि वो क्या है, पार्टनरशिप। कुछ लोग मिले, पहले तो इस बात को समझिए, कुछ लोग मिले मतलब कहता है जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सोचकर समझकर कुछ लोग आपस में एसोसिएट हुए फॉर कॉमन पर्पस। बिजनेस करने के लिए, कॉमन पर्पस के लिए कुछ लोग एसोसिएट हुए। अब जी इसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी है, इफ यस तो पार्टनरशिप है, बात खत्म। अगर उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट है कि हर कोई एक दूसरे का पार्टनर है, हर कोई एक दूसरे का प्रिंसिपल है, वो काम ऐसे कर रहे हैं कि एक का एक्ट दूसरे को लायबल बना सकता है, दूसरे का एक्ट पहले को लायबल बना सकता है, तो इट मीन्स सच एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज पार्टनरशिप। ठीक है, तो लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया पहली चीज तो म्यूचुअल एजेंसी एक का डिसीजन दूसरे को लायबल बना सकता है, और दूसरी चीज कहता है जी बोथ कैन पार्टिसिपेट इनटू द बिजनेस, बोथ कैन टेक द डिसीजंस। तो इसका मतलब एक की बेवकूफ़ी सबके ऊपर भारी पड़ सकती है। एक मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस डिस्कस करता हूँ बच्चों के साथ कि मान के चलते हैं आलू कचालू दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, आलू ने भी 5 लाख रुपए लगाए, कचालू ने भी 5 लाख रुपए लगाए, दोनों मस्त काम कर रहे थे पार्टनरशिप में। फिर जी आलू अपनी फैमिली को लेकर घूमने के लिए गया गोवा, पीछे से कचालू काम को हैंडल कर रहा था। ठीक है, मतलब एक सिंगल पार्टनर भी सारे पार्टनर्स के बिहाफ पर काम को हैंडल कर सकता है, तो पीछे से कचालू काम को हैंडल कर रहा था। कचालू के मन में आ गया धोखा देने का, मतलब अनड्यू एडवांटेज लेने का ख्याल। तो कचालू ने क्या किया, मार्केट से उधार उठाया पार्टनरशिप के नाम पर। कितने का, 50 लाख रुपए का उधार उठा लिया। और ये पैसे लेकर कचालू ने आलू को फोन मारा, भैया बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जल्दी आ जा, गोवा छोड़ तू आ जा बस। आलू भी खुश, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, चलो घूमने तो बाद में जाएंगे, या बहुत घूम लिए 2-4 दिन, बाद में घूमने आएंगे, फिलहाल ऑर्डर पूरा कर ले, कमाई कर ले। अब जी आलू दिल्ली वापस आया और कचालू गोवा, पैसे सारे लेकर। अब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कचालू है या नहीं है, लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है कि आलू मिले या कचालू मिले, जो मिले उससे पैसे रिकवर कर लो, क्योंकि लोगों की नज़रों में पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लोगों की नज़रों में पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ पार्टनर्स। तो पैसे तो कचालू लेके भागा, लेकिन लो आलू के कपड़े फाड़ लेंगे पैसे रिकवर करने के लिए, और आलू को लीगली पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कचालू आलू का एजेंट कंसिडर किया जाएगा, म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट, और मान के चला जाएगा कचालू को दिए या आलू को दिए, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप के केस में सबसे पहली दिक्कत क्या है, कहता है जी ट्रस्ट। सिर्फ उसी के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है जिसके ऊपर हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते तो पार्टनरशिप नहीं की जा सकती, और हम कर रहे हैं तो हमारे से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि भैया सामने वाला खुद भाग जाएगा और हमें मार्केट के हवाले छोड़ जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिटेड लोगों के साथ ही हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कहता है जी लिमिटेड लोगों के साथ कर सकते हो तो फंड्स क्या रहेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, लिमिटेड। यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, पार्टनरशिप में भी लिमिटेड। रिस्क क्या है, कहता है अनलिमिटेड। इनफैक्ट जो हमारे से गलती है उसके नाम का भी रिस्क है, और जो हमारे पार्टनर से गलती है उसके नाम का भी रिस्क है। लायबिलिटी क्या है, कहता है जी अनलिमिटेड। क्रेडिटर कहता है नॉट कंसर्न्ड, अगेन सेम, कहता है नॉट कंसर्न्ड। क्रेडिटर को कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस में लॉस हुआ है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कहता है जी अगर हमने उधार दिया है तो हम पार्टनर से रिकवर कर सकते हैं, चाहे उनको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर एक सिंगल पार्टनर भी फंस जाएगा उससे भी सारा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कहता है 100% पार्टनर्स का है, पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। लॉस क्या है, 100% पार्टनर्स का है, पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे एज पर देयर पार्टनरशिप डीड, जैसा भी उन्होंने डिसाइड किया है। डिसीजन कहता है जी 100% पार्टनर्स के हाथ में है। अच्छा होगा तो पार्टनर्स का, बुरा होगा तो पार्टनर्स का।
तो जी जब सारा काम मैनेज पार्टनर्स को ही करना है, मैक्सिमम 2 4 5 10 पार्टनर्स बनाओगे आप लोग, कितने लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो? तो अगेन आउटपुट क्या है, कहता है जी यहाँ पर भी लिमिटेड ही है, चाहे सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा सा ज़्यादा बट है तो लिमिटेड ही। और लीगल एग्जिस्टेंस कहता है जी पार्टनरशिप के केस में भी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इवन पार्टनरशिप में भी बड़े काम पॉसिबल नहीं है, जहां पर हमें थाउजेंड ऑफ करोड़ रुपीस चाहिए, जैसे कि एयरलाइन स्टार्ट करनी है, सीमेंट फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, बड़े स्टील प्लांट्स लगाने हैं। कहता है जो बड़े बिजनेस है उसके लिए ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस, ना पार्टनरशिप इज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो जी हमें कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस चाहिए जहां पर हम लोग बड़े बिजनेस कर सके, जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर बड़े बिजनेस कर सके, जहां पर करोड़ों रुपए इकट्ठे कर सके, राइट। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का जन्म हुआ। देखिए किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बड़े बिजनेस बहुत जरूरी है, राइट। आपको क्या लग रहा है दुकानें खुलने से या छोटी मोटी फैक्ट्रियां खुलने से हमें हम किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जब तक बड़े बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं लगेगी, तब तक उस इकोनॉमी की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, उस कंट्री की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। और जी बड़े बड़े प्लांट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए बड़े सारे पैसे भी चाहिए। और जी बड़े सारे पैसे कुछ लोग तो लगा नहीं सकते, जब बहुत सारे लोग मिलेंगे तभी बड़े सारे पैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं, राइट। क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी सारे लगाएंगे तो सबकी लाइबिलिटी थोड़ी थोड़ी रहेगी, रिस्क थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो जी उस केस के अंदर कहता है एक नई फॉर्म ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, तो इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सबसे पहले कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं, और एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो कि मैं हर स्टूडेंट को सुनाता हूँ जिसे भी कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई तो मान के चलिए आपको आधा कंपनी लॉ समझ में आ गया, एटलीस्ट कंपनी लॉ के हाथ पैर, कंपनी लॉ का पूरा स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा जी स्टोरी। हाँ जी, मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी का मतलब क्या होता है? कहता है जी इन जनरल कंपनी वर्ड जो है वो 2 लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है कॉम, दूसरा लैटिन वर्ड है पानिस। जो कंपनी वर्ड है कंपनी, वो कॉम और पानिस 2 लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। कॉम का मतलब टुगेदर और पानिस का मतलब ब्रेड या फिर मील। ठीक, तो इनिशियली हम कह सकते हैं जो एक कंपनी वर्ड यूज किया जाता था वो किसके लिए यूज किया जाता था? कहता है फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो लोग साथ बैठकर मील लेते थे, कॉम का मतलब टुगेदर, पानिस का मतलब ब्रेड और मील, जो लोग साथ बैठकर मील लेते थे तो उन लोगों को हम कहते थे कंपनी। ठीक है, आज हम क्या कहते हैं कि क्या मुझे डिनर के लिए कंपनी दोगे, क्या मूवी देखने चलोगे मेरे साथ, क्या मुझे मूवी के लिए कंपनी दोगे, राइट। मतलब वी आर गेटिंग एसोसिएट फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो इन जनरल कंपनी वर्ड का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आपकी बुक में भी, स्टडी मैट में भी ये दिया हुआ है। अब जी अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी वर्ड का मतलब देखें तो, अच्छा मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसे रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले हमारे पास कौन सा लॉ था? कहता है जी कंपनीज एक्ट 1956। तो 2013 में कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील करना शुरू किया, कंपनीज एक्ट 2013 आना शुरू हुआ, राइट। मैं ऐसा भी कह रहा हूँ रिपील करना शुरू किया, आना शुरू हुआ, क्योंकि एक बारी में ही रिपील नहीं हुआ, एक बारी में ही खत्म नहीं हुआ। कुछ कुछ प्रोविजंस इसके इफेक्टिव होने शुरू हुए और इसके इनइफेक्टिव होने शुरू हुए। ठीक है, तो एट प्रेजेंट दिस इज रिपील्ड, मेनली रिपील्ड एक्सेप्ट प्रोड्यूसर कंपनी वाला पार्ट। तो इस उसे आप इग्नोर कर दीजिए, आप मान के चलिए अब कंपनीज एक्ट 1956 नहीं रहा, भगवान को प्यारा हो गया है। और अब क्या रह गया हमारे पास? कंपनीज एक्ट 2013, और हमें जो प्रोविजंस पढ़ने हैं वो सारे कंपनीज एक्ट 2013 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने हैं। ठीक है,
तो जी कंपनीज एक्ट 2013 में क्या कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, कहता है जी सेक्शन 2 क्लोज 20, सेक्शन 2 क्लोज 20, और ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये सेक्शन, ये क्लोज ही तो स्पेसिफिकली कंपनी वर्ड को डिफाइन कर रहा है, राइट। तो जी सेक्शन 2 क्लोज 20 ने बड़ा सिंपल सा कहा, कहता है जी हमें नहीं पता कंपनी क्या होती है। इसने कहा कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956। तो इसने तो बड़ी सिंपल सी बात कही कि जी कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि लॉ में रजिस्टर्ड है एज कंपनी। कौन सा लॉ में रजिस्टर्ड है, कहता है कंपनी लॉ के अंदर। जो भी करंट कंपनी लॉ चल रहा है उसमें रजिस्टर्ड है, या जो प्रीवियस कंपनी लॉ था उसमें रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो करंट कंपनी लॉ में भी उसे कंपनी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कहता है हमें नहीं पता ये क्लोज क्या कहता है। बड़ी सिंपल सी बात ही, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ, चाहे वो करंट कंपनी लॉ या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक, अब जी इस वाली डेफिनेशन को और इस वाली डेफिनेशन को मर्ज करूं तो क्या मतलब निकलता है, कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये जो कंपनी है क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यहां पर क्या समझा था कि कंपनी का बेसिक मतलब क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो जी लॉ ने कहा कि जी जो कंपनी हम लॉ में कहते हैं उसका मतलब एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक ऐसी कंपनी which is incorporated for a common purpose, मतलब incorporated which is created for business। which is created for business, एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन which is created for business। और जब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन लॉ में, कंपनी लॉ में अपने आप को रजिस्टर करवा लेगी, तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम क्या कहना शुरू कर देंगे, कंपनी। उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम क्या कहना शुरू कर देंगे, कंपनी। जब तक ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन लॉ में अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर नहीं करवाती, तब तक उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो कुल मिला के सेक्शन 2 क्लोज 20 ने क्या कहा, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर करंट कंपनी लॉ या एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कुल मिला के इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कहता है जो बनाई गई है, क्रिएटेड कह लीजिए, क्रिएटेड एंड रजिस्टर्ड, जो बनाई गई है और बनाने के बाद रजिस्टर्ड करवाई गई है, किसमें, कहता है कंपनी लॉ में। ठीक है, तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम कंपनी बोलेंगे। अब जो कुल मिला के कैरेक्टरिस्टिक्स तो कुछ बताई नहीं इस सेक्शन ने, हमें बताया नहीं कि कंपनी फॉर्म बिजनेस क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लाइबिलिटीज होगी, क्या कौन क्या हैंडल करेगा, कुछ नहीं बताया। चलिए जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी फॉर्म बिजनेस, ये मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, आ जाइए जी। ये स्टोरी है जी दो फ्रेंड्स की जो कि बहुत ही टैलेंटेड थे, आलू एंड कचालू, दो दोस्त। कहता है वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड, जो कि एक गांव में रहते थे, लिव्ड इन अ विलेज। और जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे, कहता है जी इन दोनों को उस काम की कंप्लीट नॉलेज हो गई थी, हार्ड वर्किंग थे, टैलेंटेड थे, सब कुछ देखते थे, समझते थे, सब कुछ लर्न कर लिया। अब जी ये अपनी खुद की फैक्ट्री सेट करना चाहते थे, तो वांटेड टू सेट अ फैक्ट्री। ठीक है, जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको कंपनी फॉर्म बिजनेस का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, अब जी फैक्ट्री तो सेट करना चाहते थे, जिसके लिए फंड्स की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, पैसे उनके पास थे नहीं, मजदूर लोग थे, राइट। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फंड्स अपने गांव वालों से इकट्ठे किए जाए। ठीक है जी, तो गांव वालों को बुलाया, उनको अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लेन किया और उनको बताया कि भाई अगर हम लोग अपने विलेज के अंदर फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि अपने गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, गांव का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, अमीरी आएगी गांव में, राइट। और गांव वालों से रिक्वेस्ट की कि भैया आप हमारे बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो जी यहां पर जो ये इन्होंने गांव वालों को दिया सब चीजें,
बिजनेस प्लान, इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जहां पर बताया जा रहा है कि भैया कंपनी जिन्होंने स्टार्ट करी है वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या मतलब उनकी एबिलिटी क्या है, फिर जी बिजनेस क्या है कंपनी का, रिस्क प्रोफाइल क्या रहेगा कंपनी का, क्या रिस्क होने के चांसेस हैं, क्या लॉस होने के चांसेस हैं, मार्केट में क्या वैल्यू रहेगी कंपनी की, मतलब हर वो चीज़ बताई जाती है which is required to invest in any business, right? So that prospective investor मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहता है can take intelligent decision whether to invest or not। तो वो सारी चीज़ बताई जाती है, सारा प्रोस्पेक्ट बताया जाता है, तो इसीलिए हम इस बिजनेस प्लान को क्या बोल रहे हैं? प्रोस्पेक्टस। वर्ड याद रहेगा, प्रोस्पेक्टस। ठीक है। तो जब भी कंपनी कहते हैं जी पब्लिक इशू लेके आ रही है, शेयर्स लेके आ रही है, तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है ताकि जो लोग कंपनी के बारे में नहीं जानते वो इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के समझ जाए कि एक्चुअल में क्या बिजनेस प्रोफाइल है कंपनी का, मैनेजमेंट का क्या प्रोफाइल है, क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, सो दैट दे कैन टेक इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक। चलो जी, गांव वालों ने इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ा, आलू कचालू की सारी बात सुनी। गांव वालों को ये तो पता था बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, बहुत ऑनेस्ट है, सब कुछ पता था गांव वालों को। अब जी गांव वालों का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि भैया हमें ये बताओ कि तुम पैसे मांग किस फॉर्म में रहे हो हमसे, क्योंकि उस वक्त तक तो दो ही फॉर्म ऑफ बिजनेस थे, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप था या पार्टनरशिप था। उस वक्त तक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हम मान के चल रहे नहीं था, तो दो ही फॉर्म ऑफ बिजनेस थे, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप। गांव वालों ने कहा कि भैया तुम हमसे उधार मांग रहे हो क्या पैसे? भाई तुम लोग खुद काम करोगे तो हमसे पैसे उधार ले रहे हो, राइट? या तुम हमें अपना पार्टनर बनाना चाहते हो? पहले तो ये बताओ किस फॉर्म में पैसे मांग रहे हो। तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है, गांव में फैक्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट आएगा, खुशहाली आएगी, गांव में अमीरी आएगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, सब कुछ ठीक है, बट पैसा मांग किस फॉर्म में रहे हो? डेट के फॉर्म में या पार्टनरशिप के फॉर्म में? अब जी उस वक्त तक तो आलू कचालू का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि किस फॉर्म में पैसे हम मांग रहे हैं। तो आलू कचालू ने क्या किया, डेट को और पार्टनरशिप को दोनों को एनालाइज किया, दोनों के रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज किया। कहता है जी डेट के केस में इन्वेस्टर्स आर लीस्ट कंसर्न विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। आलू कचालू को पता था कि अगर हम लोग पैसा उधार लेते हैं तो भैया गांव वालों को बिजनेस के सक्सेस या अनसक्सेस से कोई लेना देना नहीं होगा। गांव वालों को अपना पैसा टाइम पर वापस चाहिएगा, अपना इंटरेस्ट टाइम पर वापस चाहिएगा। अगर हमने नहीं दिया तो बेटा कपड़े तक फाड़ लेंगे हमारे। ठीक है। तो कहता है यार रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा उधार लेने में। तो पर्सनल लाइबिलिटी है जी, हमारी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी पैसे रिकवर किए जा सकते हैं, तो लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, राइट? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, रिस्क अनलिमिटेड, पर्सनल एसेट कैन बी यूज टू पे द डेट। तो कहता नहीं यार ये तो मज़ेदार काम नहीं है, अगर थोड़ा बहुत पैसा उधार लेके काम करना था तो हम रिस्क ले सकते थे, लेकिन इतना बड़ा पैसा हमें तो मान के चलो जी 1 लाख रुपए चाहिए, तो हमारे पास तो 20 ही हजार रुपये, बाकी 80 हजार रुपये तो हमें गांव वालों से लेने हैं। 80 हजार रुपये का उधार लेकर अगर बाई चांस काम नहीं चला तो वापस कहाँ से देंगे? इतना तो हमारा पर्सनल एसेट भी नहीं है पूरा, हमारा घर बेच के भी इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर पाएंगे हम, तो गांव वाले तो जान से मार देंगे हमें पैसे रिकवर करने के लिए। कहता नहीं जी हम डेट के फॉर्म में पैसा नहीं ले रहे। फिर पार्टनरशिप को एनालाइज किया उन्होंने। कहता है यार पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी पार्टनर बनना चाहता है वो एक दूसरे का पार्टनर बनने के लिए एग्री हो। जो भी पार्टनर बनना चाहता है वो एक दूसरे का पार्टनर बनने के लिए एग्री हो। भाई एक आलू था, एक कचालू था, मान के चलो 4 लोग और थे जो कह रहे हैं जी हम पार्टनर बन के इन्वेस्ट करने को तैयार है, पर ये चारों आपस में भी एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हो, और आलू कचालू के साथ भी काम करना चाहते हो। कहता है यहाँ 6 बंदे तो 6 के 6 हर बाकी 5 बंदों के साथ काम करना चाहते हैं, तभी पार्टनरशिप पॉसिबल है। लेकिन गांव में तो ऐसा होता नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है सामने वाले से भी मुंह बोल नहीं होते अच्छे, राइट?
दूसरी चीज कहता है जी म्यूचुअल एजेंसी। अब जी हम किसी को भी पार्टनर बना ले, उसकी गलती सबको भुगतनी पड़ेगी। म्यूचुअल एजेंसी भी हम समझ चुके हैं। तीसरी चीज कहता है ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। अगेन वही दिक्कत कि किसी को काम करना आता है नहीं आता, किसी को काम के बारे में नॉलेज है या नहीं है, पर अपनी टांग जरूर घुसाएगा, भैया पैसे दे रखे हैं, पार्टनर हूं। और अगर किसी की बात नहीं मानी तो मुंह जरूर फुलाएगा, और मुंह फुलाकर भागेगा। मुंह फुलाकर भागने में क्या दिक्कत है वो भी सुन लीजिए। मान के चलो कि हम लोग मेट्रो बना रहे हैं, और जी मेट्रो बनाने के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली। 4 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली, ठीक है। सबने कितना दिया? 25,000। 25,000 सबने दिया। अब जी पार्टनरशिप का काम मतलब मेट्रो बनाने का काम शुरू हुआ। कहता है नीचे का बेस बन गया, ऊपर के पिलर्स बन गए। कितना पैसा खर्च हो गया? 50,000 रुपये खर्च हो गए। अब जी इस स्टेज पर मान के चलो पार्टनर्स की आपस में अनबन हो गई, और एक पार्टनर कह रहा है मेरे तो पैसे वापस दो, मुझे काम नहीं करना तुम्हारे साथ, ठीक है। काम छोड़ के जाना चाह रहा है एक पार्टनर। अब जी अगर उसके 25,000 रुपये वापस दे दिए तो ये पिलर खड़े रह जाएंगे, ऊपर जो रेल बननी थी वो तो बन नहीं पाएगी। एक के पैसे वापस देने पड़ गए तो भैया 1 लाख रुपए तो पूरे नहीं हो पाए ना, तो पिलर खड़े रह जाएंगे, ऊपर जो रेल बननी थी वो तो बन नहीं पाएगी। तो मतलब एक के पैसे वापस देने की वजह से बाकी सबका भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है पिलर की, जब तक रेल नहीं बनेगी ऊपर। दीप ज्ञान क्लासेस के पोस्टर चिपकाने के काम आएंगे, ठीक है। तो कहता है भैया पार्टनरशिप के केस में तो बड़ी दिक्कत है। तो इन्होंने कहा ना भाई, हम तो पार्टनर भी नहीं बना रहे आपको अपना। तो गांव वाले बोले फिर किस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे मांग रहे हो, क्या सोचकर क्या समझकर पैसे मांग रहे हो? तो आलू कचालू ने दिमाग लगाया, और आलू कचालू ने कहा कि यार देखो, ना तो हम आपसे उधार मांग रहे हैं, ना हम आपको अपना पार्टनर बना रहे हैं, हम तो यार सब बराबर हैं। वी विल वर्क टुगेदर। कुछ पैसा हम लगाते हैं, कुछ तुम लगाओ, तो वी विल क्रिएट एन एसोसिएशन। कुछ पैसा हम लगाते हैं भाई, 10-10 हजार उन दोनों के पास थे, कुछ पैसा तुम लगाओ, 1 लाख की जरूरत है, 20,000 हम दोनों के पास हैं, 80,000 तुम लोग लगाओ, जो भी लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है। और जो भी इन्वेस्ट करेगा वो एसोसिएशन का क्या बन जाएगा? कहता है जी हिस्सा बन जाएगा। एंड दिस एसोसिएशन, वी आर क्रिएटिंग दिस एसोसिएशन फॉर कॉमन पर्पस बिजनेस। तो इस एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे जी? कंपनी। और जो भी इन्वेस्ट करेगा वो इस कंपनी क्या बन जाएगा? मेंबर। जो भी इन्वेस्ट करेगा कंपनी क्या बन जाएगा? मेंबर। तो सबसे पहले तो इस मेंबर टर्म को समझिए। मेंबर का मतलब क्या हुआ? कहता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जिसम कहेंगे सिर्फ शेयर होल्डर, दूसरा जिसम कहेंगे मेंबर। शेयर होल्डर का मतलब कहता है जी वो इंसान जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में उसका नाम नहीं है। कंपनी के शेयर्स है, कंपनी के रिकॉर्ड्स में उसका नाम नहीं है। ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है। ए के पास कंपनी के शेयर्स थे, और ए का नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में एज मेंबर रजिस्टर था। ए ने अपने शेयर्स बी को सेल कर दिए, तो जी अब ए क्या है? कहता है कंपनी का मेंबर तो है। क्यों? क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड्स में ए का नाम रजिस्टर है, लेकिन शेयर होल्डर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अपने शेयर्स तो उसने बी को सेल कर दिए। बी क्या है? कहता है जी कंपनी का शेयर होल्डर तो है, क्योंकि बी के पास शेयर्स है, ए से परचेज कर लिए, बट कंपनी का मेंबर नहीं है, क्योंकि अभी तक बी का नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर नहीं है। कहता है जब ये लोग इन्फॉर्म करेंगे कंपनी को कि भैया ए ने अपने शेयर्स बी को सेल कर दिए, तो कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में से ए का नाम हटाएगा और बी का नाम रजिस्टर कर लेगा। तब बी शेयर होल्डर भी होगा और मेंबर भी होगा। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा, बी सिर्फ शेयर होल्डर होएगा, ए सिर्फ मेंबर होगा, ठीक है। बट ठीक है, ये चीज़ बाद में डीप में समझेंगे। फिलहाल इन्होंने कहा आलू कचालू ने कि भैया देखिए, जो भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? कंपनी का मेंबर। आ जाइए जी। आलू कचालू ने कहा मान के चलिए जी हम लोगों को 1 लाख रुपए की जरूरत है टू स्टार्ट द फैक्ट्री। तो हम पूरी कैपिटल को 1 लाख को डिवाइड कर लेते हैं। कहता है जी 1 लाख के पार्ट्स कर लेते हैं, या हम कहेंगे 1 लाख के शेयर कर लेते हैं,
ठीक है। तो कहा कि भाई मान के चलो कि भाई हम लोग 100 रुपए का एक पार्ट कर लेते हैं, ये पार्ट भी कितने का है 100 रुपए का, ये पार्ट भी कितने का है 100 रुपए का, ये पार्ट भी कितने का है 100 रुपए का। ऐसे करके हम लोग इसके 10,000 पार्ट कर लेते हैं। पार्ट्स को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, शेयर। तो जी इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि कोई 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है वो 100 भी कर सकता है, एक शेयर ले लेगा। कोई 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, 10 शेयर ले लेगा। कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है, 1,000 शेयर ले लेगा, राइट। तो जी इससे हमारे पास क्या आया, कहता है जी डिवीजन। हमारे पास इससे कंसेप्ट आया शेयर कैपिटल का। व्हाट इज शेयर कैपिटल, कहता है नथिंग बट द शेयर ऑफ अ कैपिटल, दैट इज शेयर कैपिटल, राइट। अगर कंपनी के 10 सारी कैपिटल के हमने 10,000 या 1,000 शेयर कर दिए, एक शेयर 100 रुपये का है और मैं कंपनी में 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे 10 शेयर लेने हैं। 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कितने रुपए लेने हैं, कहता है जी 10 रुपये, 10 शेयर। 100 रुपये का एक शेयर है, 10 शेयर लूँगा, 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए मैंने, ठीक है। इससे दो फायदे, एक छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है बड़े बिजनेस के अंदर, राइट। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, आप 1,00,000 रुपए से पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो किसी को पार्टनर बनाएंगे जो सिर्फ 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं बनाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट करने वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने वाला भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो जी एक फ़ायदा तो इन्वेस्टर्स को कहता है विल बी एबल टू इन्वेस्ट इवन स्मॉल फंड्स। और ज़रूरी नहीं है ना मेरे पास 1,000 रुपये तो मुझे एक ही कंपनी में सारे इन्वेस्ट करने हैं। किसी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किसी कंपनी में 200, किसी में 500, राइट। तो मतलब सारा रिस्क एक ही कंपनी में थोड़ी ना लूँगा मैं। हो सकता है एक कंपनी ना चले, दूसरी चल जाए, दूसरी ना चले, बाकी चल जाए, राइट। तो जनरली एक आम इन्वेस्टर क्या करता है, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और वो तभी पॉसिबल है जब कंपनी की कैपिटल को शेयर में, पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो जी कहता है इन्वेस्टर विल बी एबल टू इन्वेस्ट इवन स्मॉल फंड्स एंड इन मोर देन वन वेंचर। और कंपनी का भी बेनिफिट है, कहता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ढूंढने तो मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन इस फॉर्म में तो इवन स्मॉल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट। तो कहता है विल बी एबल टू अरेंज फंड्स इवन फ्रॉम द स्मॉल इन्वेस्टर्स, लाखों रुपए इकट्ठे किए जा सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स से भी, ठीक। तो जी यहाँ से हमारे पास कंसेप्ट आया किसका, शेयर कैपिटल का। अब जी एक समझदार इंसान उठा और बोला यार ये बात तो समझ में आती है, लेकिन प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आलू के चालू ने कहा कि भैया जैसे इन्वेस्टमेंट है वैसे ही प्रॉफिट होगी। भाई प्रॉफिट के भी उतने ही हिस्से कर लिए जाएंगे जितने नंबर ऑफ शेयर्स है। If there will be 1,000 shares, profit will also be divided into 1,000 part। जिसके पास एक शेयर होगा, जैसे मान के चलिए 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। कहता है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, 10,000, ठीक है। तो 1 शेयर इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट, कहता है 50 रुपए का। 1 शेयर इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट, 50 रुपए का। किसी के पास एक शेयर है तो उसे इस 5 लाख में से 50 रुपए मिल जाएंगे। किसी के पास 10 शेयर है तो भैया इस 5 लाख में से उसे 500 रुपये मिल जाएंगे, 10 इंटू में 50। किसी के पास 1,000 शेयर है तो भैया इस 5 लाख में से उसे 5,000 रुपये मिल जाएंगे, 5 यानी 50,000, ठीक है। क्यों, अगेन 1,000 इंटू में 50, पर शेयर 50 हिस्सा आ रहा है ना, ठीक। कहते हैं बड़ा आसान है, वी विल डिवाइड द प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहीं से हमारे पास कंसेप्ट क्या आया, डिवाइड से ही कंसेप्ट क्या है, डिविडेंड। कंपनी क्या देती है अपने मेंबर्स को, डिविडेंड, राइट। तो डिविडेंड वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, कहता है डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक। चलिए जी ये कंसेप्ट भी ठीक लगा। अब जी क्वेश्चन ये आता है कि मलकियत किसकी होगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो आज की डेट में मलकियत की है, हमेशा से रही है। किसकी चलेगी, हु विल मैनेज द बिजनेस, बिजनेस कौन मैनेज करेगा।
अब जी आलू का चालू को एक चीज़ तो क्लियर थी कि अगर गांव वालों को बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा लेने दिया, पार्टिसिपेट करने दिया, तो बेटा काम कम होगा, लड़ाई ज़्यादा होगी। मेरी नहीं सुनी, तूने मेरी तो बेइज्जती कर दी, तुम मुझे तो इग्नोर करते हो। आलू का चालू ने कहा भैया मैनेज वो करेगा हु इज़ द मोस्ट कॉम्पिटेंट टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी। कहता है सिर्फ 3 या 4 लोग चुने जाएंगे, मैक्सिमम 4 या 5 लोग चुने जाएंगे। कौन चुनेगा? कहता है वो लोग जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, मीन्स मेंबर्स। कौन चुनेगा? मेंबर्स। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं का हक है चुनने का। कहता है वो लोग चुनेंगे फ्यू मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल टू मैनेज द बिजनेस ऑफ द कंपनी। बाकी मेंबर्स को, बाकी लोगों को, किसी को बिजनेस में डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होगा। ठीक है। कहता है मोस्ट कॉम्पिटेंट। मोस्ट कॉम्पिटेंट जरूरी नहीं है कि कंपनी के मेंबर्स होंगे। मोस्ट कॉम्पिटेंट जरूरी नहीं है कि कंपनी के मेंबर्स होंगे। आप ध्यान से इस बात को समझिए। कहता है मोस्ट कॉम्पिटेंट का मतलब हु आर मोस्ट डिजायरेबल, हु आर मोस्ट क्वालिफाइड फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी। They may be the members of the company, they may not be the members of the company. Some of them may be the members of the company, some of them may be non-members of the company. अब आलू का चालू को पता था कि यार देखिए हम दोनों को तो बिजनेस की नॉलेज है, तो हमें तो जरूर चुनेंगे ये लोग मैनेजमेंट का हिस्सा। बाकी गांव का एक आधा बूढ़ा बुजुर्ग जो अपनी बात मारेगा उसको और चुन लेंगे। राइट। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर कंसेप्ट समझिए कि जी जो बिजनेस को मैनेज करेगा, डायरेक्ट करेगा कंपनी के बिजनेस को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स, उन बंदों को हम क्या बोलेंगे? कहता है उनको हम बोलेंगे डायरेक्टर्स। दोज हु आर गोइंग टू डायरेक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स। कौन चुनेगा जी उनको? कहता है खुद मेंबर्स चुनेंगे। नो मेंबर्स विल इंटरफेयर इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी। सिर्फ वो लोग जिन्हें मेंबर्स चुनेंगे वो कंपनी के डे टू डे वर्किंग को हैंडल करेंगे, वो कंपनी के बिजनेस को देखेंगे। ठीक है जी। तो यहां से हमारे पास टर्म क्या आई? डायरेक्टर्स की। चलिए जी ये समस्या भी सोल्व हो गई। पहली समस्या क्या कि लाखों रुपए कहां से इकट्ठे किए जाए? छोटे छोटे इन्वेस्टर से इकट्ठे किए जाए। कैसे? कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड कर दीजिए, जो जितने शेयर्स परचेज करना चाहे परचेज कर सकते हैं। प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाए? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। मैनेजमेंट का क्या करे जी? क्या सबको अलाउ करें? कहते नहीं जी सबको अलाउ नहीं करना है, सिर्फ जो 2 4 5 मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन होंगे वो ही कंपनी के बिजनेस को डायरेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स। उन पर्सनस को मेंबर्स बाय मेजोरिटी अपॉइंट करेंगे। बाय मेजोरिटी मान के चलिए कंपनी में 20 मेंबर हैं, तो जी मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सनस की लिस्ट बनाई जाएगी। इनमें से 20 में से कह रहा है जी 11 इसके लिए राजी है कि इसे डायरेक्टर बनाया जाए, तो ये डायरेक्टर बन जाएगा। 9 इसके लिए राजी है, कहता है लेकिन 9 राजी है, मेजोरिटी तो राजी नहीं है ना, कम से कम कितने होने चाहिए? 11 तो राजी होने चाहिए। राइट। तो बाय मेजोरिटी। अब जी जो चीज़ बाय मेजोरिटी होगी उसके अंदर फिर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाएगा। और वैसे भी जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर सारे काम बाय मेजोरिटी ही चलते हैं। यहाँ तक भी ठीक है जी। ठीक है। अब बात आती है बड़ी समझदारी वाली। कहता है यार एक बात बताओ, तुम पैसा तो ले रहे हो 100 लोगों से और उन 100 लोगों को कह रहे हो भैया डे टू डे वर्किंग में आपको इंटरफेयर नहीं करना, और वो सारा पैसा जाएगा कुछ लोगों के हाथ में जिन्हें हम कह रहे हैं जी डायरेक्टर्स, और वो डायरेक्टर्स हमारे पैसे पर बिजनेस को मैनेज करेंगे। भैया क्या भरोसा है इन डायरेक्टर्स का? हम इनको कैसे कंट्रोल करेंगे कि ये फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द मेंबर्स वर्क कर रहे हैं? हो सकता है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करें। राइट। हो सकता है कि हम जो इनके ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि ये दिन रात मेहनत करेंगे, ये कंपनी को ऊंचाई तक लेके जाएंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करेंगे, वो प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हो सकता है ये ऐसा कुछ ना करे, इनको तो इनकी रेम्यूरेशन मिलती रहेगी, तनख्वाह मिलती रहेगी, पर हो सकता है कि कंपनी के लिए उतनी मेहनत ना करे जितनी मेहनत इन्हें करनी चाहिए। राइट। तो कुल मिला के इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? डायरेक्टर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो जी आलू का चालू ने कहा देखिए जी हम लोग जो मेजोरिटी ऑफ डिसीजंस है, मतलब ऐसे मेजर डिसीजंस विच कैन अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, वो तो मेंबर्स अपने हाथ में ही रखेंगे।
तो आलू कचालू ने कहा भैया देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। एक को हम बोलेंगे एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे को हम बोलेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जी कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स मतलब बिजनेस क्या होगा, ठीक है, कंपनी का एड्रेस क्या होगा। राइट, फिलहाल मैं एड्रेस लिख रहा हूँ, ऑल द एड्रेस इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, फिलहाल मैं एड्रेस लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा जाता है, इसके अंदर स्टेट का नाम लिखा जाता है जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कंपनी के इनिशियल जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, कहता है जी एमओए के अंदर लिखेंगे। अब जी इनमें से कुछ भी चेंज करना होगा, अगर इनमें से कुछ भी चेंज करना होगा तो भैया डायरेक्टर्स के पास वो पावर नहीं है। डायरेक्टर्स विल कॉल द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। डायरेक्टर्स सारे मेंबर्स को नोटिस देंगे कि जी ये पर्टिकुलर चीज़ चेंज करने की हमें रिक्वायरमेंट लग रही है, तो आप लोग मिलजुल कर डिसीजन लीजिए, मीटिंग ऑफ मेंबर्स विल बी कॉल्ड। तो मतलब ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ये डायरेक्टर्स खुद नहीं ले सकते। इसी तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, कहता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली, इसे हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम बोलेंगे रूल बुक ऑफ द कंपनी। कहता है जी इंटरनल वर्किंग कैसे होगी कंपनी की, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, डायरेक्टर्स का टेन्योर कितना रहेगा, कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसका प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। कहता है इवन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का भी कुछ भी चेंज करने के लिए डायरेक्टर्स विल कॉल द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। तो जी इन दो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम लोग ये एश्योर करेंगे कि डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसा चेंज ना करें जो बेसिक हो, फंडामेंटल हो, जिसको सोचकर समझकर कंपनी को बनाया गया हो। ठीक, अगर उनको लग रहा है कि भाई ठीक है सिचुएशंस चेंज हो रही है, लॉ चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रही है, करंट पोजीशन चेंज हो रही है, तो दे विल कॉल द मीटिंग ऑफ मेंबर्स और मेंबर्स डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू चेंज और नॉट। ठीक है जी, तो जी यहाँ से एक तो हमारे पास कंसेप्ट आया एमओए का, एओए का, टू वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी जिसे हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, रूल बुक ऑफ द कंपनी, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी, मींस दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी, चार्टर ऑफ द कंपनी। चलिए जी, फिर जी आलू कचालू ने कहा देखिए हर साल एक मीटिंग तो मेंबर्स की होगी ही होगी। एवरी ईयर अ मीटिंग ऑफ द मेंबर शैल बी कॉल्ड। हर साल मेंबर्स की एक मीटिंग तो होगी ही होगी जिसके अंदर डायरेक्टर्स मेंबर्स को बताएंगे कि भैया हमने पूरे साल में क्या किया। तो मेंबर्स इवेल्युएट करेंगे वर्किंग ऑफ डायरेक्टर्स, वर्किंग ऑफ द कंपनी, परफॉर्मेंस ऑफ द डायरेक्टर्स, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। मेंबर्स इवेल्युएट करेंगे कि एक्चुअल में जिन लोगों को हम मोस्ट कॉम्पिटेंट समझ रहे थे, जिन लोगों को हमने कंपनी का डायरेक्टर बनाया हमारे बिहाफ पर बिजनेस मैनेज करने के लिए, क्या वो लोग एक्चुअल में एज पर एक्सपेक्टेशन वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वही कंटिन्यू रहने दो। नहीं कर रहे हैं तो मेंबर विल हैव द पावर टू चेंज द डायरेक्टर्स एनी टाइम दे वांट। तो डायरेक्टर्स के दिल में हमेशा डर रहेगा बेटा अगर काम प्रॉपरली नहीं किया, अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी लाइबिलिटीज़ प्रॉपरली नहीं संभाली तो डायरेक्ट मेंबर्स लात मारकर कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्दर कहता है जी हर साल डायरेक्टर्स कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे। कौन बनाएगा अकाउंट्स? डायरेक्टर्स। कहता है डायरेक्टर्स को नॉलेज नहीं होगी प्रॉपर अकाउंट्स बनाने की, तो जी डायरेक्टर्स विल अपॉइंट एक्सटर्नल प्रोफेशनल, बाहर का प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा विच इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहता है एक ऐसा बंदा जो कि क्वालिफाइड है टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया जाएगा।
चार्टेड अकाउंटेंट देखेगा कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो अकाउंट्स प्रॉपर है या नहीं है, वेदर द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, वेदर द अकाउंट्स आर प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज एक्चुअल पोजीशन। कहता है जी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स को ऑडिट करेगा बकायदा चार्टेड अकाउंटेंट who shall be the external to the company, जिसका डायरेक्टर्स के साथ, कंपनी के मैनेजमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। अगर एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल ऑनेस्टली अकाउंट्स को ऑडिट करके मेंबर्स को कहेगा कि सब कुछ ठीक बताया गया है बाय द डायरेक्टर्स, तो फिर तो मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा, राइट। तो जी इस तरह से हम लोग डायरेक्टर्स की मोटा मोटी वर्किंग को मैनेज करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो कंसेप्ट आया वो आया एजीएम का। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, साल में जो एक बार होती है। ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जब भी इस एजीएम को छोड़कर जब भी कोई भी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी बाय द डायरेक्टर्स फॉर एनी पर्पस, उस मीटिंग को बोलेंगे ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम तो होगी साल में एक बार, जिसके अंदर देखा जाएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, अकाउंट्स को देखा जाएगा, राइट। वो तो होगी। उसके अलावा अगर कभी भी कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग होती है तो उसमें क्या बोलेंगे, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और जी स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब कंपनी का ऐसा ऑडिटर जो कि स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि भैया ये कानून बना दिया गया कि भैया हर कंपनी को एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, हु शैल ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो जी, कुछ लोगों को यहाँ पर भी तसल्ली हो गई कि यस वी कैन मैनेज द वर्किंग ऑफ द डायरेक्टर्स। अब जी बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भैया पैसा मैं लगा रहा हूँ, काम डायरेक्टर करेगा मेरे बिहाफ पर, लॉस हो गया तो डायरेक्टर विल बी लायबल और आई शैल बी द लायबल पर्सन, हु शैल बी लायबल। इफ देयर विल बी लॉस, हु विल बी लायबल। डायरेक्टर कह रहा है भैया मैं क्यों लायबल होऊंगा, आई एम ओनली काइंड ऑफ एजेंट ऑफ द मेंबर्स, मैं तो मेंबर्स के बिहाफ पर काम कर रहा हूँ। अगर आप दुकान खोल के बैठोगे, दुकान पर आप मुनीम को रखोगे, दुकान पे लॉस हो जाएगा तो मुनीम थोड़ी ना अपनी जेब से देगा, लॉस किसका, ओनर का। हु आर द ओनर्स, मेंबर्स आर द ओनर्स, मेंबर्स कोलेक्टिवली आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कोई इंडिविजुअल मेंबर तो इंटरफेयर कर नहीं सकता कंपनी के काम में, कोई इंडिविजुअल मेंबर कंपनी किसी एसेट को टच ही नहीं कर सकता, उसका राइट ही नहीं है। कोलेक्टिवली मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट। तो जी डायरेक्टर बोले हम क्यों लायबल होंगे, मेंबर्स लायबल होंगे, जो भी लॉस होगा मेंबर्स में डिवाइड किया जाएगा एज पर देयर शेयर कैपिटल। मेंबर्स बोले ये बढ़िया बात है, एक तो पैसे भी ले लो, हमें काम में इंटरफेयर भी मत करने दो, और ऊपर से बाद में लॉस हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी भी हमारे ऊपर डाल दो। मेंबर्स बोले भैया हम लोग लाइबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, अगर लाइबिलिटी हमारी होगी तो हम नहीं बनने वाले मेंबर, हम नहीं इन्वेस्ट करने वाले। तो जी आलू कचालू ने कहा कि यार क्यों टेंशन ले रहे हो, नो वन विल बी लायबल। कहता कोई लायबल नहीं होगा इन केस ऑफ जेन्युइन लॉस। अगर डायरेक्टर्स ने घोटाला किया, फ्रॉड किया, फिर तो डायरेक्टर्स आर लायबल, लेकिन इन केस ऑफ जेन्युइन बिजनेस लॉस कोई भी लायबल नहीं होगा। बिजनेस कर रहे हैं भैया, कोई गारंटी नहीं है, प्रॉफिट होगा ही होगा, लॉस भी हो सकता है, एंड नो वन विल बी द लायबल पर्सन। कहता है हम जो अपना MOA है उसमें लिख देंगे क्या, लाइबिलिटी क्लोज, जिसमें क्लियर कट लिख देंगे दैट द लाइबिलिटी इज लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, कहता है जी 1,00,000 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, कितने शेयर्स में डिवाइडेड है, 10,000 शेयर्स में मान के चलो, कितने रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर। राम के पास कितने शेयर है, 100 रुपए, 10 रुपए का एक शेयर है, मतलब उसने कितने इन्वेस्ट किए होंगे, 1,000 रुपए। कहता है कंपनी को लॉस होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, उसके शेयर की वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो। कंपनी की एक भी एसेट नहीं रही, जीरो हो गई एसेट, तो शेयर की वैल्यू क्या रह जाएगी, जीरो। इससे ज्यादा तो राम की लाइबिलिटी नहीं है। कहता है कंपनी को 3,00,000 का लॉस हो जाता है मान के चलो, तो कंपनी की एसेट क्या रह गई, -2,00,000। क्या पैसा राम से मांगा जा सकता है, कहता है नहीं जी, राम ने तो कंपनी के शेयर परचेज किए थे, उसके नाम के राम ने पैसे दे दिए, उसके अलावा राम से कोई नहीं पैसा मांग सकता, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगा जाएगा राम से किसी भी मेंबर से। तो जी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, कहता है जो आपके शेयर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी लास्ट, लेकिन आपसे इससे ज़्यादा नहीं मांगे जा सकते।
और ये चीज़ हम एमओए में क्लियर कट लिख रहे हैं भैया, जो भी कंपनी के साथ डील करे वो क्लियर रखे अपने दिमाग में। हम मान के चलेंगे एवरी पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एमओए एंड एओए ऑफ द कंपनी। उसने कंपनी का एमओए एओए पढ़ लिया है, इसी उसके बाद ही वो कंपनी से डील करे और उसे पता है द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। ठीक है, तो भैया ये लॉस कोई देनदार नहीं है, ये तो भैया जिसका माल उधार में आ रहा होगा, मान के चलिए 3 जनों से माल आ रहा था 1-1 लाख का, ठीक है, तो भैया वो सारे आपस में उनके ही कटेंगे पैसे, खत्म हो गए पैसे। 1 लाख की एसेट थी, 3 लाख का लॉस हो गया, तो कहता है ये जो 1 लाख की एसेट है इसमें से 33 हज़ार रुपये बांट लो, बस खत्म बात, मेंबर से नहीं मांग सकते। ठीक है, तो कहा जी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लाइबिलिटी इन केस ऑफ जेन्युइन लॉस, नो वन शैल बी लायबल नाइदर डायरेक्टर्स नॉर द मेंबर्स। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी लिमिटेड टू देयर शेयर वैल्यू, डायरेक्टर्स विल बी लायबल फॉर द रॉन्ग वर्किंग। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कंसेप्ट आया लिमिटेड लाइबिलिटी। सोच के देखो, अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर देते, मुझे कहते हैं जी रिलायंस का शेयर ले लो लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब अगर रिलायंस को लॉस हो गया तो सारा लॉस आपसे रिकवर किया जा सकता है, तो मैं किसी भी कंपनी का मेंबर बनता, मैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता? द आंसर इज नो, राइट। इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर लाइबिलिटी क्या रखी गई? लिमिटेड। आ जाइए जी, अब जी वेदर इन्वेस्टेड मनी विल बी रिफंडेड इफ रिक्वायर्ड बाय द मेंबर्स, तो इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, वो याद है ना, मेट्रो बना रहे थे, पिलर खड़े हो गए थे, अब कोई मेंबर बीच में पैसा वापस मांगेगा तो भैया ये ऊपर की रेल तो बन नहीं पाएगी, और इस रेल नहीं बनेगी तो बाकी सबके पैसे भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो आलू कचालू ने कहा नहीं भैया, कंपनी किसी के पैसे वापस नहीं देगी, जिसने एक बार इन्वेस्ट कर दिया शेयर कैपिटल में वो कर दिया। कहता है जी कंपनी का काम चलता रहेगा, आपके पैसे कंपनी में लगे रहेंगे, जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा वो आपस में शेयर करते रहेंगे हम लोग। तो जी एक बुढ़िया बैठी थी भीड़ में, वो बोली बेटा मैंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ रखा है, घर में पड़ा है, मैं इन्वेस्ट तो करना चाहती हूँ लेकिन जब शादी होगी बेटी की तब तो मुझे पैसा वापस चाहिएगा। आप तो कह रहे हो कि पैसा वापस नहीं देंगे, तो इसका मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। आलू कचालू ने कहा भाई प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, तो आलू कचालू ने कहा भैया शेयर्स को सेल कर सकते हो मार्केट में ओपनली, यू कैन सेल द शेयर्स इन द मार्केट। तो जी मेंबर्स आर फ्री टू सेल देयर शेयर्स टू समवन एल्स। कहता है इस तरह से आपको सिर्फ आपके पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे बल्कि किसी और को इन्वेस्ट करने का मौका भी मिलेगा, उसके अलावा शेयर्स की अप्रिशिएशन भी मिलेगी आपको। आज की डेट में हम कह रहे हैं जी 1 लाख रुपए की वैल्यू हमें इकट्ठी करनी है, 10,000 शेयर्स मान के चलो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 1 लाख रुपए को 10,000 शेयर्स में, तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये हो गई। ठीक है, कहता है जब कंपनी को प्रॉफिट होगा आज से 5 साल बाद, लेट से कंपनी के पास 10 लाख की एसेट होगी प्रॉफिट हो होकर, शेयर्स तो तब भी कितने रहेंगे कंपनी के? 10,000। अब जी एक शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कहता है 100 रुपये। 10 लाख को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की बुक वैल्यू क्या होगी? कहता है 100 रुपये। तो जी आप मार्केट में बेचो ना ये चीज़, 100 रुपये का बिकेगा, 100 रुपये से ज़्यादा का बिकेगा। एक तो आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे, शेयर्स की अप्रिशिएशन वापस मिलेगी, राइट। जब तक आपके पास शेयर्स है तब तक आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। भाई सारा प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी, बट ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ कंपनी अपने पास रखेगी, तो जी ये कंपनी की एसेट्स भी बढ़ती रहेगी, कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी। ठीक है, तो धीरे धीरे कंपनी अपना बिजनेस भी बढ़ाएगी और कुछ कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। तो जी ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि यार शेयर शैल बी ट्रांसफरेबल। अब जी शेयर्स ट्रांसफरेबल है, इस वजह से कोई भी कंपनी के साथ मरते दम तक जुड़ा नहीं हुआ, जब चाहे कंपनी के शेयर्स सेल कर सकता है। चल भाई मेरा फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट में, या मुझे पैसों की जरूरत है, मैं मार्केट में सेल कर सकता हूँ, कोई और उसे परचेज कर सकता है, राइट। और कंपनी की कैपिटल कम नहीं होगी, कंपनी के पैसे कंपनी के पास ही रहेंगे, एक्सटर्नली शेयर्स की सेल परचेज चलती रहेगी, इसका मतलब कंपनी चलती रहेगी, राइट। In this way, any member may leave the company anytime he or she wants, and also the work of the company will not be affected. Thus, the company will go forever. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स आई यहाँ से कंपनी फॉर्म बिजनेस की, एक तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स
और क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है इसीलिए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कहता है एग्जिस्टेंस फॉर एवर, एग्जिस्टेंस फॉर एवर। जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी तेरा नाम रहेगा, अगर तू खुद बिजनेस बंद नहीं करना चाहेगी तो। अगर सारे मेंबर्स मिलकर ये डिसाइड कर लेते हैं यार कंपनी बंद करते हैं, कुछ रहा नहीं कंपनी के अंदर, तो कंपनी बंद हो सकती है, अदरवाइज कंपनी विल गो फॉर एवर। जब तक लीगली कंपनी को क्लोज नहीं किया जाएगा कंपनी चलती रहेगी, राइट। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब एग्जिस्टेंस फॉर एवर अनटिल एंड अनलेस कंपनी इज क्लोज्ड बाय द मेंबर्स और कंपनी इज क्लोज्ड एज पर लॉ। ठीक है, इवन मेंबर्स को भी इसे एज पर लॉ ही क्लोज करना पड़ेगा। नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन, हु शैल बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। आलू कचालू को एक चीज पता था यार, जो लोग पैसा लगाएंगे ना वो कंपनी के एसेट को अपने बाप के एसेट समझ के बैठ जाएंगे। गांव वाले हैं, आदत है पुरानी, कंपनी की चेयर्स उठा के ले जाएंगे। हमारे घर में तो शादी है जी, 4 दिन यूज करके कंपनी की चेयर्स वापस दे देंगे। कंपनी की गाड़ी ले जाएंगे, अरे हमारे भी तो पैसे लगे हुए हैं, एक दिन यूज कर लेंगे तो क्या हो गया, राइट। तो आलू कचालू को पता था यार कंपनी की प्रॉपर्टी गांव वाले यूज करेंगे तो कंपनी का तो बेड़ा गर्क। आलू कचालू ने कहा देखो भैया कंपनी की प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, चाहे वो आप लोगों के मिले जुले पैसों से आ रही है, पर किसी के इंडिविजुअल मनी से नहीं आ रही प्रॉपर्टी, राइट। कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की होगी, कंपनी के नाम से ही परचेज की जाएगी। किस नाम से? कंपनी के नाम से परचेज की जाएगी। नाइदर द मेंबर्स नॉर द डायरेक्टर्स विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी फॉर द पर्सनल पर्पस। कहता है अगर कंपनी कभी क्लोज हुई तब सोचेंगे कि कंपनी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स, राइट, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर्स, ओनली व्हेन कंपनी विल बी क्लोज्ड। लेकिन जब तक कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न, जब तक कंपनी चल रही है, तब तक कोई मेंबर, कोई डायरेक्टर कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता। तो हियर वी गॉट द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी। सोच के देखो, मैंने रिलायंस के शेयर परचेज कर लिया और रिलायंस की दुकान पे जाके या रिलायंस की फैक्ट्री में जाके आ रहा हूँ, ला भाई मोबाइल दे दे, 2 दिन यूज करके वापस दे जाऊंगा। मेरे भी तो पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, तो क्या हो गया, 2 दिन यूज कर लूंगा तो, राइट। ऐसा सिनेरियो ना हो, इसलिए कहता जी कंपनी की प्रॉपर्टी सिर्फ कंपनी की होगी, ओनली कंपनी विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ओनली कंपनी कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर इट्स बिजनेस पर्पस। मेंबर्स और डायरेक्टर्स कैन नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है। अच्छा, कल को कंपनी की लाइबिलिटी अगर हम कहते हैं अनलिमिटेड है जी, मेंबर शैल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। कहता ना भैया, कंपनी तो एक सेपरेट रखो, कंपनी को अलग रखो, मेंबर्स को अलग रखो। कहता है ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, अब कंपनी और मेंबर्स को एक नहीं कंसीडर किया जा सकता। जो कंपनी काम करेगी कंपनी के एक्ट के लिए मेंबर शैल नॉट बी लायबल। सिर्फ डेट की बात नहीं कर रहा, वैसे किसी भी काम के लिए भी मेंबर शैल नॉट बी लायबल। ऐसा ना हो ना कि भैया मिस एक्स ने एक फोन खरीदा रिलायंस का, फोन में बार बार खराबी आ रही थी, बार बार वो रिलायंस के वर्कशॉप पे जाती, कहती जी फोन ठीक करो, फोन ठीक करो, दुखी हो गई हूँ मैं तो, कैसा फोन दिया है, राइट। अब जी एक दिन वो वर्कशॉप पे खड़ी थी, वहां पर मैं भी गया हुआ था, मेंबर ऑफ द रिलायंस, मेरे पास तो थोड़े बहुत ही शेयर्स थे। अब जी मैंने मिस एक्स को बताया यार आई एम द मेंबर ऑफ द रिलायंस। मिस एक्स ने तो बस सैंडल उतारी, ना इधर देखा ना उधर, ले दनादन दे दनादन। तुम ही हो ना कंपनी के ओनर, तुम ही हो ना कंपनी के मेंबर, तुमने ही बेचा है ना ये गंदा फोन मुझे। अरे भैया मैंने कुछ नहीं बेचा, कंपनी ने बेचा। आई एम ओनली द मेंबर ऑफ द कंपनी, आई एम इन्वेस्टेड इन द कंपनी, बट आई एम नॉट द कंपनी, आई एम द मेंबर। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। तो लॉ की नज़रों में कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है। आपको भी पता है, आपको ये पता है मारुति है, आपको ये पता है रिलायंस है, आपको ये पता है टाटा है, पर क्या आपको इन सबके सारे मेंबर्स के बारे में पता है? द आंसर इज नो। तो आपकी नज़र में भी कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। कंपनी अपने नाम से काम करेगी, अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज करेगी, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगी। मेंबर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी, शैल नॉट बी लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। तो जी यहाँ से आती है हमारे पास कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन, जिसे हम कहते हैं
कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, राइट। जैसे मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, ऐसे कंपनी की भी अपनी एक पर्सनालिटी होगी, कंपनी का अपना एक नाम होगा, कंपनी का अपना एक एड्रेस होगा, कंपनी की अपनी पावर्स होगी, राइट। जस्ट लाइक इंडिविजुअल, कंपनी विल हैव इट्स ओन पर्सनालिटी एंड आइडेंटिटी। ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, बट ऑब्वियस सी बात है कंपनी के हाथ पैर तो नहीं है, काम तो डायरेक्टर्स ने करना है। ओनली इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड नॉट इन द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स और मेंबर्स। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी के नाम पर होगा, जो भी एसेट या प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी कंपनी के नाम पे की जाएगी। तो डायरेक्टर जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे लिखेंगे साइन करते हुए फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अगर ये लिखना भूल गए या कंपनी की सील नहीं लगी हुई तो मान के चला जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल है भैया, डायरेक्टर का, कंपनी का नहीं है, कोई लेना देना उस कॉन्ट्रैक्ट से, राइट। The entire business will be done only in the name of the company, not in the name of any member or director. The company will be known by its own name and not by the name of its directors or members. तो आलू कचालू जो विलेजर्स से पैसे मांग रहे थे, गांव वाले से पैसे मांग रहे थे, बाद में क्या हो गया वो कि आलू कचालू ने, नहीं भाई, जो कंपनी बनी है उस कंपनी ने पैसे मांगे हैं, तो आलू कचालू शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द मनी ऑफ द गांव वालास, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या नुकसान हो। आलू कचालू कह सकते हैं जैसे तुम मेंबर वैसे हम मेंबर, जैसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट लगी हुई। हाँ, कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, तो वी आर द प्रमोटर्स, वी गेव द कंसेप्ट, वी आर द प्रमोटर्स, दैट्स ऑल। बाकी सब चीज जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम्हें लॉस हो रहा है वैसे हमें भी हो रहा है, तो कोई एक दूसरे का गला नहीं पकड़ेगा। कंपनी का पैसा हो गया, कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई, कंपनी के हम मेंबर्स हैं, कंपनी का प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होगा तो हमारे शेयर्स की वैल्यू कम होगी, कोई एक दूसरे के लिए लायबल नहीं है, राइट। आई थिंक जो भी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बार तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में आपकी बुक से स्टार्ट करेंगे जी, और देखिए जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है या जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है वो आपकी बुक के अंदर दी हुई है बकायदा। देखिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है और इन सबको एक्सप्लेन भी किया हुआ है बाय गिविंग द केस लॉज। तो सारे केस लॉज डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी बात बहुत डीपली समझ में आए। आपकी बुक का एक एक वर्ड एक एक लाइन हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद दिस कंपनी लॉ एज पर योर रेफरेंस मटेरियल। चलिए जी, टेक केयर।